हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो बड़ी ही आसान यूनिट है एंड इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल छोटी सी है। ठीक है, तो देखो नाम से हमें पता लग रहा है केमिकल काइनेटिक्स से कि मीन्स केमिकल रिएक्शंस और काइनेटिक्स मीन्स स्पीड। ठीक है, मूवमेंट की जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनकी हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किस स्पीड से चलती है, स्लो चलती है, फास्ट चलती है या कैसे चलती है। ठीक है, तो रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे हम और उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखेंगे क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड्स और रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या बोलेंगे, रेट। ठीक है, और रेट का मतलब क्या है कि रिएक्शन की स्पीड। स्पीड किस प्रकार से है ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन इज प्रोसेस्ड। मीन्स और क्या पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस रेट को। ठीक है, और मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार से हुई। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है कि रिएक्शन एक स्टेप में हुई, दो स्टेप में हुई, या मीन्स कौन सी बॉन्ड टूटी, कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जिस ब्रांच के अंदर हम रिएक्शंस की स्पीड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। अब देखो जैसे कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे हमने कोई केमिकल रिएक्शंस करवानी, तो वहां पे इनकी स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, कि दो हमने रिएक्टेंट लिए तो वो कितनी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हमने दो रिएक्टेंट तो ले लिए और हम बैठे रहेंगे वेट में, अब वो पता नहीं कब रिएक्शन होगी, एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, समझ रहे हो। तो वहां पे रेट का बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंस है कि प्रोडक्ट कितनी जल्दी बने। या जब हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट है मेडिसिन बनाते हैं, तो वो भी इस बात को ध्यान में रख के बनाते हैं कि मींस बॉडी के ऊपर ही जो मेडिसिन है वो कितनी जल्दी इफेक्ट डालेगी, कि कितनी जल्दी रिएक्शन करेगी, मींस किस स्पीड से करेगी, समझे। तो जो रिएक्शंस की जो स्पीड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके बारे में हम सारा इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो रिएक्शंस होती है उनकी स्पीड हम देख सकते हैं और कैसे क्या होता है। तो देखो हमारे पास ना 3 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो वो रिएक्शंस होती है जो बहुत ही फास्ट चलती हैं, एक वो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो चलती है। तो देखो जो बहुत ही फास्ट चलती हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जो आयनिक रिएक्शंस होती है बहुत फास्ट चलती है, जैसे कि AgNO3 प्लस मैग्नीशियल इट गिव्स AgCl और NaNO3। ठीक है, ये सारे के सारे एक्वस हैं, एक्वस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है बड़ी फास्ट चलती है, तो इसकी स्पीड हम डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या होती है कि जो बहुत ही स्लो चले, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे की जंग लगना। अब जैसे आपने लोहा बाहर रख दिया, अब ये तो है नहीं कि उसके 1 मिनट में जंग लग जाएगा, 2 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। अब क्या पता 10 दिन में लगे, 15 दिन में लगे, 1 महीने में लगे, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस कैसी, बहुत ही स्लो। ठीक है, तो जो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है और जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती है ना, उनका हम रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरी क्या है कि ऐसी रिएक्शंस जो ना तो स्लो हो और ना ही फास्ट हो, इट मींस जो मॉडरेट स्पीड पे चले, जो इन दोनों के बीच की हो। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो कौन सी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसी रिएक्शंस हैं, मॉडरेट स्पीड की, जो ना तो ज्यादा तेज चलते और ना ही ज्यादा धीरे। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम देखें, आगे भी पढ़ेंगे हम, कि जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। और C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला। समझ रहे हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर क्या होता है दोनों का डिफरेंट। ये आप लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जो बायो के बच्चे उनको तो पता ही होगा। ठीक है, दूसरा है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 प्लस में N2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है हमारे पास, ये क्या हमारी मॉडरेट स्पीड की, और ये वेरी फास्ट वेरी स्लो। वेरी फास्ट वेरी स्लो को हमने पढ़ना है नहीं, हमने क्या पढ़ना है, मॉडरेट रिएक्शन की स्पीड के बारे में। अब हम देखते हैं आगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड हम इस प्रकार से निकालते हैं कि जैसे कोई व्हीकल है, उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, समझे, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। उसी प्रकार से यहाँ पे इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बस हमने नाम क्या दे दिया, स्पीड को रेट दे दिया केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम।
जब कोई रिएक्शन हुई, ठीक है, जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट है मेरे पास और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। एक बात बताओ, जिसे अच्छा सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, रिएक्टेंट ही तो होता है, ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उसी स्पीड से तो किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की। समझे इस बात को, जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उसी स्पीड से किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की। समझे, इट मीन इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो ही इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। समझ लो, यदि ये 1 मोल खत्म हुआ तो ये 1 मोल बनेगा, यदि ये 10 मोल खत्म हुए तो ये 10 मोल बनेगी। इट मीन ये तो क्या होगा, खत्म होगा, और ये क्या होगा, बनेगा। जिस स्पीड से खत्म होगा उसी स्पीड से ही बनेगा। समझ रहे हो, तो द चेंज इन कंसंट्रेशन मींस चाहे रिएक्टेंट ले चाहे प्रोडक्ट ले, इनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा और क्या पर यूनिट टाइम की कितने टाइम में कितना चेंज आए उसको हमने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन तो हमेशा कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे में टाइम इंटरवल की कितना टाइम इंटरवल है, ठीक है, पहले टाइम कितना था और बाद में जब हमने देखा तो कितना टाइम था। या यूं भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे में टाइम टेकन। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक है, जितना ही रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हमने देख चुके कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की। जैसे कि मैं यूं कहूं कि मेरे पास इनिशियल टाइम जब टाइम 0 था तो मेरे पास रिएक्टेंट के थे 100 मोल। कितने मोल थे, 100 मोल। तो प्रोडक्ट उस टाइम पे कितना होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो क्या है, 0। ठीक है, फिर मैंने कहा कि किसी टाइम टी के बाद जो मेरा रिएक्टेंट था ना वो 30 मोल रिएक्ट हो चुका। कितने मोल, 30 मोल। जब इसके 30 मोल यहां से खत्म हो गए तो प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा, कितने बनेगा, 30 मोल बनेगा। ठीक है, तो जब 30 मोल खत्म हो गए तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 30 कितना बचा, 70। समझ रहे इस बात को। तो ये जो मेरे पास कंसंट्रेशन है ये इसकी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, इनिशियल। और ये कंसंट्रेशन इसकी क्या है, रिएक्टेंट की फाइनल। और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0। और इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 30 मोल। ठीक है, अब देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि डेल का मतलब चेंज। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, और बटे में क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल। इस डेल टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। और इस डेल आर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, R2 माइनस R1। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। इस डेल पी का मतलब क्या है, P2 माइनस P1 की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, ओके। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे में टाइम इंटरवल। ओके, अब एक बात और याद रखेंगे यहाँ पे, वो क्या है कि जब भी हम रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे ना तो उसके फॉर्मूले के आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों लगाया गया, ये नेगेटिव इसलिए लगाया गया कि जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो जो रेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और हमें पता है स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने फॉर्मूले का आगे क्या लगा दें, नेगेटिव। तो जो उत्तर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बात याद रखेंगे, जब भी रिएक्टेंट केवल रिएक्टेंट्स का, ठीक है ना, जब भी रिएक्टेंट्स का रेट लिखेंगे आगे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। और प्रोडक्ट के आगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब देखो, अच्छा ऐसा क्यों, देखो जैसे कि हमने डेल आर निकालना है, कैसे निकालते हैं, R2 माइनस R1। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। देखो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है बताना, 70। और इनिशियल कितनी है, 100। तो 70 में से 100 गए तो उत्तर क्या आया, माइनस का 30। समझ रहे हो, तो इसलिए जो माइनस आएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, और यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइनल कितनी, 30, इनिशियल कितनी, 0, उत्तर कितना, अपने आप ही पॉजिटिव है। तो यहाँ से भी कितना आएगा, माइनस माइनस हो गया 30, और यहाँ से भी कितना, 30। ठीक है, तो आपस में दोनों क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ठीक, आप लोग लिखो PCl5 ने दिया PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का लिखते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव ओके, डेल PCl5 की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो, और बटे में टाइम इंटरवल, उसके बाद इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है तो आगे प्लस रहेगा। ठीक है, डेल
PCl3 की कंसंट्रेशन और बटे में डेल T इज इक्वल टू डेल Cl2 और बटे में डेल T। तो ये क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, आसान है, इस प्रकार से लिख लेंगे किसी भी रिएक्शन का। तो जैसे आपको कोई भी एक जनरल रिएक्शन दे दी कि भैया A प्लस बी ने क्या दिया C प्लस बी, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो लिख देंगे आसान से क्या, डेल A की कंसंट्रेशन बटे डेल T इज इक्वल टू डेल B की कंसंट्रेशन अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल C की कंसंट्रेशन अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल D की कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। क्या सही है? रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव कौन लगाएगा? तो जो रिएक्टेंट्स के जो रेट है उनके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब हमारा क्या बिल्कुल सही। ओके, चलिए आगे हमारे पास एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग ट्रेन में बैठे, ठीक है, और आप लोगों ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब बीच में जो ट्रेन है वो कहीं पे रुकी भी है, कहीं फास्ट चली है, कहीं धीमे भी चली है, ठीक है, लेकिन उस ट्रेन ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। अब आपने देखा कि जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो कितनी आएगी, कि भाई कैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, सो टाइम कितना लिया 2, स्पीड कितनी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो क्या है एवरेज स्पीड, बट क्या ट्रेन हर घंटे 50 की स्पीड से चली थी? नहीं चली, ठीक है, बीच में रुकी भी थी, ठीक है, स्लो भी हुई थी, कभी फास्ट भी चली, समझ लो। ये तो क्या हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत ही बड़ा, ठीक है, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या था, बहुत बड़ा, लेकिन जब हम टाइम इंटरवल को छोटा कर दें, ठीक है, जब हम टाइम इंटरवल को छोटा कर दें, बिल्कुल ही स्मॉल चेंज के लिए देखिए, बिल्कुल ही स्मॉल इंटरवल हो टाइम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। मींस कि हम जैसे हम ट्रेन में बैठे, ठीक है, और अब हम बार बार देख रहे हैं एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में कि अब ट्रेन की स्पीड क्या है, अब ट्रेन की स्पीड क्या है, इस मिनट में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट मींस जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत ही कम, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। इट मींस जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वहां पे हमारा कौन सा रेट चलता है, वहां पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट को लेके चलते हैं, ठीक है, एवरेज रेट को हम लेके नहीं चलते। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस के अंदर हम किसी पॉइंट के ऊपर ही उसका रेट डिटरमाइन करते हैं कि इस इंस्टेंट टाइम पे रेट क्या है, इस टाइम पे क्या है, ठीक है। तो जो एवरेज रेट है वो अभी हमने जो देखा था वो क्या था, हमारा एवरेज रेट था। कैसे निकालते हैं, डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे में चेंज इन टाइम, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे में चेंज इन टाइम, ठीक है। जनरल वे में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हमने एक्स से डिनोट कर दिया कि चाहिए कौन सा भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी हम जनरल वे में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेल टी होता है उसको हम टेंस टू करते हैं 0। डेल टी टेंस टू 0 मींस बिल्कुल ही स्मॉल इंटरवल, तो यहाँ पे जो डेल टी होता है हमारा टेंस टू 0, और फिर इसको हम डिनोट करते हैं किससे, dt से, किससे, dt से। तो ये जो डेल है, डेल ये तो हम यूज करते हैं लार्ज डिफरेंस के लिए, और जो डी यूज करते हैं वो हम स्मॉल डिफरेंस के लिए। तो इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, तो डेल की जगह हम क्या लिख देंगे, डी, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल टी है वो अप्रोचेज क्या होता है, 0, समझे। तो मीन सिंपल सी बात क्या है, डेल की जगह क्या लिखना हमने, डी, जो डी है वो छोटे चेंज के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट के ऊपर जब हम देखें, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या लिख देंगे हम किसी जनरल रिएक्शन के लिए, आर इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी रिएक्टेंट बटे में डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो डी पी अपॉन डी टी। तो ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, और ये हमारा क्या है एवरेज रेट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ना, वो रिएक्शंस में हम क्या पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ही पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर एवरेज रेट का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, हम कौन सा पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आगे अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का रेट हम किस प्रकार से मेजर करेंगे, ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट और उससे देखेंगे हम एवरेज रेट। ग्राफ की हेल्प से कैसे देखेंगे, तो देखो बिल्कुल आसान है, आपको इस प्रकार से ग्राफ बना के देंगे, ठीक है।
तो ये जो ग्राफ है, पहले तो ये बताओ रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के लिए है। तो आप देखो ये है टाइम और वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। समझ रहे हो, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो रिएक्टेंट तो खत्म होंगे टाइम के साथ और प्रोडक्ट बढ़ेंगे। तो ऐसे ही नीचे गिरता हुआ जो ग्राफ है तो क्या है, रिएक्टेंट का। और यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई ग्राफ होता यूं, तो ये किसके लिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ और रिएक्टेंट की ऐसे घटती है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट के लिए हमारे पास ग्राफ दिया गया है। तो ये है टाइम, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर टाइम दे रखा हमारे को। और इस तरफ है कंसंट्रेशन 0.0001 मोल, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर में ये कंसंट्रेशन दे रखी है हमारे को, मोल पर लीटर में किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो आपसे ये पूछेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट टाइम के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर। तो हमारे से ये पूछ रहे कि इस पॉइंट के ऊपर आप ये बताओ इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इसका रेट क्या होगा इस इंस्टेंट टाइम के ऊपर। तो इस टाइम के ऊपर हम नीचे की तरफ ऐसे करेंगे, कितने के ऊपर पूछा है, 10 मिनट के ऊपर, कि जब 10 मिनट हुआ तो उस टाइम पे रिएक्शन का रेट क्या था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार से हमारे से पूछेंगे इंस्टेंट टाइम, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट हम इस प्रकार से ड्रा करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर से ऐसे टच। तो देखो टेंजेंट कैसे होती है, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर से इस प्रकार से लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को हम दोनों तरफ आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस एक्सिस की तरफ भी और इस एक्सिस की तरफ भी, ठीक है। इस प्रकार से हम बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पे हमारा एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ऐसे टेंजेंट को दोनों तरफ आगे बढ़ाए, इस पॉइंट पर कट गया, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और इस पॉइंट को हमने क्या माना, बी। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम, क्या होता है हमारे पास कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, dr अपॉन dt, और माइनस आगे लगाएं, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस स्लोप, कि dr अपॉन dt इज इक्वल टू स्लोप। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, कि भैया जनरल में हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। अभी जो डेल एक्स है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, कि कितना चेंज आया। तो ये देखो जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आया, ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे ओ। ओके, तो देखो कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, ओ ए, इतना चेंज आया ना। देखो ये जो हमारे टेंजेंट है यहाँ पे कट किया और यहां तक, ये यहां तक, इस पॉइंट तक, तो इसको ओ ए बोला हमने, ठीक है। कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो कितना आया, ओ ए कितनी थी, 0.04, ठीक है। और अब कितनी है इस पॉइंट के ऊपर, 0.00। तो ओ ए बटे में क्या करते हैं हम, ओ बी, ये डेल टी क्या है, ये टाइम, और डेल एक्स का मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये टेंजेंट खींचने के बाद इस पॉइंट से लेके यहां तक का ये लिखना होता है, और उसके बाद जो डेल टी है वो इस पॉइंट से लेके जहां पे इस टेंजेंट ने यहां कट किया वो लिखना होता है, ठीक है। तो ओ बी ये लिख दिया हमने, ओ ए अपॉन ओ बी। ओके, अब ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो ओ ए अपॉन ओ बी है ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, यही हमें क्या बताता है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे हम, देखो हमारे से पूछा इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो ये क्या है हमारा 10 मिनट है। 10 मिनट के ऊपर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये यहां से लेके और यहां तक की कितनी वैल्यू है बताना, 0.04। ये डेल एक्स की तो वैल्यू है कितनी, 0.04। उसके बाद डेल टी की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से लेके यहां तक कितना है, 20 मिनट। तो डेल टी की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। अब यूनिट हमें पता है, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट क्या होती है, रेट हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। मींस ये क्या है, कंसंट्रेशन, और ये क्या है, टाइम। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो जब ये टाइम की सेकंड ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो जो रेट की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 सेकंड आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या है, यही तो है, ओ ई अपॉन ओ बी, ठीक है, या डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0.04, और डेल टी कितना आ गया, 1200 डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये यूनिट हमारे मोल पर लीटर पर सेकंड किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल आसान सा तो है, ठीक है। क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट में पूछते हैं हमारे से, जिस पॉइंट में पूछेंगे वहां से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, दोनों तरफ आगे बढ़ाएंगे, यहाँ कट करवाएंगे, यहाँ कट करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे,
इस पॉइंट को नाम ए दिया, तो ये क्या हो गया ओ ए, और ये क्या है ओ बी। तो ओ ए अपॉन ओ बी वो क्या होता है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या बताएगा रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो ओ ए अपॉन ओ बी की वैल्यू हम लिख देंगे, इनका मतलब क्या डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.04, और बटे में ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है 20 मिनट। 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या कर दिया बस वापस से डिवाइड हो गया, अपॉन ओ बी को डिवाइड किया तो वो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट ये, और ये हमारा क्या है रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, इस प्रकार से इसको आप कर लेंगे, आसान सा है। उसके बाद है एवरेज रेट। तो जब एवरेज रेट पूछेंगे तो हमारे से इस प्रकार से ग्राफ गिवन होगा। यहाँ पे दो वैल्यूज, दो जगह हमें कट मिलेगा, एक हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, एक हमें x2 की मिलेगी, एक t1 की t2 की। तो ये है मेरे पास x1 और ये है x2, ठीक है। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये कंसंट्रेशन x1, यहाँ पे x2। तो ये कैसे निकालेंगे एवरेज रेट, हम किस प्रकार से निकालेंगे कि क्या होता है ये भी कि माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, और डेल आर का मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल, और बटे में t2 माइनस t1, ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल x2 की वैल्यू फाइनल कितनी हमारे पास x2 कितना, तो देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे 0.01 है, तो थोड़ा सा ऊपर कितना होगा 0.012 लगा लो, तो 0.012 मान लिया हमने। तो x2 माइनस x1, x2 ये है, x1 क्या है 0.03, और इसमें से t2 माइनस t1, t2 कितना है 15 और t1 कितना है 5, 15 माइनस 5, और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये क्या आ जाएगा एवरेज रेट। और इस प्रकार से टेंजेंट ड्रा करने के बाद OA अपॉन OB से स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमारा क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से, इस प्रकार से आसान सा है। ओके, अब चलने आगे। देखो आगे देखते हैं हम कि जैसे इस प्रकार से रिएक्शन आ जाए हमारे पास और हमें बोले कि इस रिएक्शन का रेट लिखो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हमें आता है किस प्रकार से कि भैया प्रोडक्ट, कि भैया रिएक्टेंट की जो चेंज है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में बटे टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे dt इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे dt, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। और क्या कमी है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके आगे क्या लगाते हैं हम नेगेटिव, ठीक है। क्या बराबर हुआ, क्या रेट बराबर है आपस में, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हम, क्यों। देखो रिएक्शन से हमें क्या दिख रहा है कि जब N2O5 के 2 मोल रिएक्ट होते हैं ना, जब N2O5 के 2 मोल आपस में रिएक्ट होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं 4 मोल NO2। इट मीन्स N2O5 के 2 मोल खत्म होके NO2 के कितने बनते हैं 4, मीन्स 2 गुने, और O2 कितना बनता है इसका हाफ। ये जब 2 खत्म होते हैं तो O2 बनता है 1, और जब ये 2 खत्म होते हैं तो NO2 बनते हैं कितने 4। तो यहाँ पे जब ये आपस में बराबर नहीं बनते तो ये रेट भी इस प्रकार से बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या है गलत है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, जो भी इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना उनसे हम इनके रेट को क्या कर देंगे डिवाइड, बस। तो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसको क्या करेंगे 1/2, इसके आगे 4, इसको क्या करेंगे 1/4, इसके आगे 1 तो 1/1। अब ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, सारे आपस में क्या है इक्वल। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया। जिनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर नहीं होते उनका कैसे लिखेंगे कि उनके रेट को उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन, इसके लिए लिखो आप लोग कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कि भैया क्या हमारे पास है डी बी आर नेगेटिव बटे में डी टी इज इक्वल टू डी BrO3 माइनस अपॉन में dt इज इक्वल टू डी H पॉजिटिव बटे में dt इज इक्वल टू डी Br2 बाई dt लिख दिया, ठीक है। लेकिन अभी बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। तो ये क्या है रिएक्टेंट, क्या लगाएंगे माइनस, और क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड, फिर क्या है कुछ भी नहीं है तो आगे भी कुछ नहीं करेंगे 1/, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस, उसके बाद ये भी रिएक्टेंट आगे क्या माइनस और 1/6, ओके। और ये क्या है प्रोडक्ट, तो प्लस आगे क्या है 3 तो 1/3, ठीक है। ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा वाटर है, ये जो ये क्या लिख रखा है एक्वस 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 एक्वस, ठीक है। और ये क्या है लिक्विड। तो जो एक्वस रिएक्शंस होती हैं तो उनके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन का चेंज हमें नहीं लिखना होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज आता है वो बहुत ही माइन्यूट आता है, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करते,
ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। इट मीन से जनरल वे में यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या हो गया कि कोई रिएक्शन इस प्रकार से है ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। तो इसका मैं यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या होगा -1/a, ठीक है, उसके बाद -1/a dA/dt इज इक्वल टू -1/b dB/dt इज इक्वल टू 1/c dC/dt इज इक्वल टू 1/d dt। आया समझ में? तो लिख लेंगे इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जिनके स्टैग्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं होते तो उनको क्या कर देंगे, उनसे डिवाइड, अभी सारा रेट क्या हो जाएगा, बराबर। अब हमें किसी का भी यदि रेट पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, चले आगे। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कि रिएक्टेंट्स का नेचर किस प्रकार का है। जैसे कि ये मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई ए से मेरे को प्रोडक्ट मिला, कोई दूसरी रिएक्शन है मेरे पास की जैसे बी से मेरे को प्रोडक्ट मिला, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है फास्ट और ये रिएक्शन है स्लो, ठीक है। अब यहां पे ये जो रिएक्टेंट था इसके पार्टिकल्स के बीच में ये जो बॉन्ड थी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थे, वीक थे बिल्कुल। तो तब की तब टूट गए, तो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स थे इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड थी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी तो टूटने में देर लगेगी, तो प्रोडक्ट बनने में भी देर लगेगी, तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन स्लो होगी, मींस देर में टूटेगी, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बॉन्ड वीक है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो मींस प्रोडक्ट बन जाएंगे जल्दी से। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा, ठीक है। जितने ज्यादा लेंगे उतने जल्दी तो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में यह देखा गया कि यदि हम टेम्परेचर को 10 डिग्री भी बढ़ा दें तो जो रेट है रिएक्शन का वो लगभग 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अगला प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की हेल्प से भी हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड हमें स्लो भी करनी पड़ती है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है। वरना जनरली हम क्या डालते हैं, हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अगला सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो यदि हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, वही चीज लिक्विड में ले फिर उसको गैस में ले, तो सॉलिड से लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा, लिक्विड से ज्यादा गैस का, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम एक सेम मास की एक लकड़ी लें, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और उतने ही मास की लकड़ी के टुकड़े को पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर दोनों को बर्न कर दो, जल्दी कौन सा चलेगा, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। क्यों, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा सरफेस एरिया है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन से। तो कई रिएक्शंस क्या होती हैं, डार्क में नहीं होती, ठीक है, मींस विदाउट लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती। तो ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, तो उनको हमने क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो वहां पे लाइट की जरूरत होती है, वो तभी होती है, ठीक है। तो यदि लाइट है तो उनका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, जल्दी से होंगी। जैसे कि H2 प्लस Cl2 की हम रिएक्शन करवाते हैं, यदि यहाँ पे हमें सनलाइट मिलेगी तो ही इसकी फॉर्मेशन होती है जल्दी से HCl की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, फैक्टर अफेक्टिंग। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ आ गया होगा, वरना वापिस से देख लेंगे, ओके। तो तब तक आप लोग पढ़ लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ओके। पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय। अरे रुको, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है, फिर जाना। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल है कि ये रिएक्शन हमारे पास है NH3O2, ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करो, हमें मिला नाइट्रिक ऑक्साइड NO और प्लस में H2O, ठीक है। हमारे को दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज
3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि यहां से क्या बना NO। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। NH3 इस रिएक्शन में खत्म हुआ ना, रिएक्टेंट्स खत्म होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो खत्म होते हैं तो मींस डिसअपियरेंस का रेट, और जो बनते हैं उनका फॉर्मेशन का रेट। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर किस रेट से बना वो कैलकुलेट करना है, और NH3 किस रेट से खत्म हुआ वो कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, और NO का हमें NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है ये। तो देखो हमने निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने लिखना आता है, कैसे लिखते हैं बताओ। ये रिएक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनसे क्या करते हैं, उसके रेट को डिवाइड, और रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो -1/4 d NH3 की कंसेंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू -1/5 d O2। ये आप लोग खुद लिखो सारे, है ना। dt इज इक्वल टू, अब आ गए हमारे पास प्रोडक्ट के लिए प्लस होगा, 4 है तो 1/4 d NO अपॉन dt, और इज इक्वल टू 1/6 d H2O की कंसेंट्रेशन अपॉन dt। तो ये तो क्या है, रिएक्शन का रेट हमने लिख दिया। आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, अब हमारे से पूछा है कि रेट ऑफ किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, कि NH3 किस हिसाब से डिसअपियर। तो देखो रिएक्शन को देख के देखो हमें पता लग रहा है क्या, कि देखो NH3 के यदि 4 मोल खत्म हुए तो बताओ NO के कितने मोल बने, 4। इट मीन्स जिस स्पीड से NH3 खत्म होगा, जिस स्पीड से NH3 डिसअपियरेंस होगा, उसी स्पीड से तो किसकी फॉर्मेशन हुई है, NO की। इट मीन्स NO की फॉर्मेशन किस रेट से हुई, इससे। तो फिर NH3 का डिसअपियरेंस भी किस रेट से होगा, इसी से। समझने इस बात को, यदि 4 NH3 खत्म हुई तो 4 तो NO बने, तो जिस स्पीड से ये खत्म होंगे उस स्पीड से ये बनेंगे। इट मींस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। और ये हमारे पास कितना दे रखा था, 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले का आ गया, देखो बिल्कुल आसान है ना। अच्छा, दूसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसका पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O का रेट पूछा कि H2O किस रेट से बना था। देखो ये सारी वैल्यूज आपस में क्या है, बराबर है, ये सारी रेट के आपस में बराबर है। किन्हीं भी दो को पकड़ लो, और किन दो को पकड़ना है, उन दो को पकड़ना है। एक तो वाटर का तो नहीं हमसे क्या है पूछा है, तो एक तो वो पकड़ेंगे और एक उस वैल्यू को पकड़ेंगे जिसका हमें रेट पता है। तो देखो NO का रेट दे रखा ना, हमें पता है NO का, तो देखो ये इन दोनों का आपस में बराबर देखो। इस बार ये dH2/dt का मतलब क्या है, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो पता है ना आपको। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इनकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को छोड़ के ये वैल्यू समझ ना, ये dH2/dt इनको। तो हमारे से पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, इट मींस dH2O/dt, ये वैल्यू पूछी हमसे, ये वैल्यू। ठीक है, तो उन दोनों को पकड़ के एक साथ रखते हैं हम। वो क्या है हमारे वहां से 1/6 dH2/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt। ये है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, हमने तो ये निकालना है, ये वैल्यू। तो इसको उस तरफ भेजो तो क्या होगा, dH2O/dt इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो 6/4, और dNO/dt इसकी वैल्यू, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हमारे सवाल में दे रखा क्या, 3.6 × 10⁻³ तो देखो इनको सोल्व करेंगे तो ये जो है, ये क्या आ गया मेरे पास है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बताओ कितना आसान सा है। ठीक है, आसान से ना, तो अब अपना कर लेना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ओके।